हेलो गाइस, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा क्लासेज। और आज हम लोग फिजिक्स में लेक्चर 2 लेने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस की जो विशेषता होती है उसका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिस्टेंस की होती है वो कहलाती है कि ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि डिस्टेंस जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। मतलब डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं हो सकती है और डिस्टेंस वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकती है। आइए अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं पाथ डिपेंडेंट, यानी कि डिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस जो होती है वो पाथ पर डिपेंड करती है। सपोज किया जाए कि एक ए है और ये ए से चलते हुए बी के पास गया, फिर बी से चलते हुए सी से फिर डी एंड डी से फाइनली कहाँ पहुंचा, वो ई। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो बॉडी जो ए से बी देन सी देन डी देन ई पहुंचा, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप क्या करोगे कि वो जिस पाथ को चूज करके ई तक पहुंचा है उस सभी पाथ के लेंथ को आपस में जोड़ दोगे तो टोटल आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो डिस्टेंस होती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है। मतलब बॉडी जिस पाथ को चूज करके आगे की तरफ बढ़ती है उस सभी पाथ के लेंथ को आपस में जोड़ दीजिएगा तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट होकर निकल आएगी। आइए अब थर्ड हम लोग प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं कि देयर इज ओनली वन वे बिटवीन टू प्लेसेस। मान लीजिए कि एक प्लेस ए है, दूसरा प्लेस आपका दूसरी प्लेस बी है। एक प्लेस ए है, दूसरी प्लेस बी है। अब आपको ए से बी तक जाना है और यहाँ कंडीशन यह है कि ए से बी के बीच में केवल और केवल एक ही रास्ते हैं, ठीक है ना। केवल और केवल एक ही रास्ते हैं जो ए से बी को जोड़ती है, ठीक है। तो यही लेंथ कहलाएगी डिस्टेंस और यही कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। जब दो प्लेसेस के बीच केवल और केवल वन ही वे हो, एक ही रास्ता हो, एक ही पाथ हो, तो वही जो टोटल जो लेंथ होती है वही डिस्टेंस कहलाती है, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो इस वाले केस में आप क्या देख रहे हैं, इस वाले केस में आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी, मतलब डिस्टेंस की जो मैग्नीट्यूड होगी वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। क्योंकि इस केस में दोनों तो आपस में सेम होंगे, तो दोनों की वैल्यू भी आपस में सेम होगी, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड भी आपस में सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं, दो मोड लिखेंगे, मोड के अंदर डिस्टेंस को डाल देंगे, ठीक है ना। मोड के अंदर इसको डाल देंगे। इसका मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये कब सेम होंगे, दोनों तभी सेम होंगे जब दो प्लेसेस के बीच ओनली एंड ओनली वन पाथ इज देयर, ठीक है। अभी गाइज हम लोग सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि आपका ए के पास आपका घर है और सी के पास आपका स्कूल है। तो आप स्कूल दो तरह से जा सकते हो, एक जो है ना ए से बी, देन बी से आपका स्कूल सी, और एक आप डायरेक्ट रास्ता भी ले सकते हो ए से सी। तो अगर इसको मैंने 3 मीटर मान लिया, इसको 4 मीटर मान लिया, तो ये कितना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उसको मैंने सॉल्व किया तो हमारा 5 मीटर आ गया, 5 मीटर आ गया, ये आपका 3 मीटर, ये 4 मीटर मैंने कल सपोज किया था। तो जब दो प्लेसेस के बीच एक से ज्यादा आपके पास रास्ते हों तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर काउंट करो। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, दो प्लेसेस के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी जो होती है, मिनिमम डिस्टेंसेस, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट। जबकि डिस्टेंस कौन सी होगी, ये पाथ और ये पाथ, दोनों पाथ की लेंथ आपस में जोड़ देंगे तो डिस्टेंस आएगी, तो 3 + 4 7। अब इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए तो आप क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस की जो मैग्नीट्यूड है वो 7 है, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड 5 है। तो ये वाली जो वैल्यू है इससे क्या बड़ी है, तो उसी को मैंने यहाँ लिख दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसके पहले हम क्या जानते थे, इसके पहले हम जानते थे कि हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड। तो ये और ये अगर दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं उसको कि डिस्टेंस या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट का या तो ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो है ग्रेटर और इक्वल, दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर इक्वल है ना, व्हाट देन डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो अभी गाइज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट की विशेषता, हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्प्लेसमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी चर्चा करी है। इस बार हम लोग डिस्प्लेसमेंट की जो खासियत होगी, विशेषता होगी, उसकी बात करेंगे। तो ये पाथ पर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको लिया था कि ए से आप बी गए एंड देन आप जो है बी से सी आए, ठीक है ना। ए से आप बी गए, बी से सी आए।
तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता हो जो हुई सड़क हुआ रास्ता हुआ उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये आपने तो इस पाथ को चुना था, इस पाथ से होते हुए सी तक गए, आपने इस पाथ को तो चुना नहीं है ना, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होती है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल पाथ तो ये है, पर कहलाया ये डिस्प्लेसमेंट क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ये है। तो इसलिए कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, मीन्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना, वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करेगी। अभी हम लोग आगे देखते हैं इसमें, तो किस चीज पर डिपेंड करेगी, पोजीशन पर डिपेंड करेगी। जैसे कोई भी बॉडी जो होगी वो शुरू में यहाँ थी, फिर वो बी के पास गई, बी से फिर सी के पास गई, तो ये उसका इनिशियल पोजीशन, ये उसका फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पे ही जो है डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है। आइए देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो आप ग्राफ को गौर से देखिए, ये ओरिजिन है, कोई बॉडी सपोज कीजिए कि शुरू में यहाँ पर बॉडी थी और आफ्टर सम टाइम वो बॉडी यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। तो अगर ए और बी के बीच में केवल एक ही रास्ता है तो यही डिस्प्लेसमेंट और यही डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट लेकर चलते हैं, हालांकि डिस्टेंस भी होगी अगर दोनों के बीच में एक ही रास्ता है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं कि ओ से बी लेते हैं, ठीक है ना, ओ से बी। अब ओ से बी यहां से यहां को कैसे आप लिख सकते हो, ओ से ए लिख सकते हो प्लस ए से बी लिख सकते हो, तो उसको मैंने ऐसे लिखा। अब ओ बी यानी कि ओ से बी के डिस्टेंस को एक्स बी फाइनल पोजीशन है, क्योंकि बॉडी यहां पर आया तो उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो फाइनल पोजीशन। एक्स बी ओ ए, बॉडी शुरू में यहाँ पर थी तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन, एक्स है इनिशियल पोजीशन, वो रख दिया, और ए बी डिस्प्लेसमेंट है तो ए बी का भी रहने दिया, फिर उसको इधर भेज दीजिए, ठीक है ना। तो एक्स बी माइनस एक्स से ए बी की वैल्यू निकल कर आ गई, और ए बी जो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, जिसको हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स है। अब एक्स बी क्या है, फाइनल पोजीशन है, तो एक्स एफ मैंने कर दिया इसको, और एक्स ए क्या इनिशियल पोजीशन है, इसको एक्स आई कर दीजिए, आई फॉर इनिशियल एफ फॉर फाइनल। तो फॉर्मूला कुल ऐसा हो जाएगा कि डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स एफ माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। अभी गाइज हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं उसमें यह है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होती है। अब कैसे भाई जीरो कैसे होगी, कैसे हम जानेंगे। तो सपोज कीजिए कि बॉडी यहाँ पर था, ए के पास था, वो ए से बी के पास मूव किया, मूव करके फिर सी के पास गया, सी के पास सी से डी, एंड डी से फिर कहाँ गया, ए पे आ गया। तो शुरू में बॉडी तो ए पर था, तो इनिशियल पोजिशन बॉडी का एक्स है, और वो मूव करते हुए फिर घूमकर ए पर ही आ गया, मतलब फाइनली भी ए पर ही आ गया, तो फाइनल पोजीशन भी आपका एक्स है। और आपने अभी आपको बताया गया है कि डेल्टा एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो दोनों इनिशियली भी ए के पास था और मूव करके फाइनल आया ए के पास, तो फाइनल पोजीशन भी सेम हो गया, तो एक्स ए माइनस एक्स है, और ये दोनों कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। आप ए से शुरू करो, मूव करते हुए फिर ए के पास आ गए, इनिशियली भी ए के पास थे, फाइनली भी फाइनल पोजीशन भी आपका यही है। तो इससे दोनों अगर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है। जैसे स्कूल आप घर पे हो तो इनिशियल पोजीशन, फिर स्कूल गए और फाइनली फिर घर आ गए, यानी कि इनिशियल फाइनल दोनों सेम हो गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होता है। तो कोई बॉडी ए के पास था, ठीक है ना, उसकी इनिशियल पोजीशन हो गया एक से, वो मूव करते हुए फॉरवर्ड की तरफ आगे की तरफ मूव करते हुए बी के पास गया आफ्टर सम टाइम्स, तो अब इसकी फाइनल पोजीशन ये हो गई, और ये डिस्टेंस एक्स से बी। अब आप गौर से देखिए कि इनिशियली वो इतना ही था, फाइनली यहाँ पर था, तो ये डिस्टेंस इतना से इतना हो गई। अब बताइए कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये बड़ी होगी, यानी कि एक्स बी ग्रेटर देन एक्स एफ, यानी कि एक्स बी क्या है, एक्स बी जो है वो फाइनल पोजीशन है, और ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है। तो जब आपकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से ज्यादा है, ये यानी कि ये वैल्यू ज्यादा होगा, सपोज कीजिए कि 5 है, ये 4 है, तो आंसर आएगा 1, यानी कि पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो इस केस से हम लोग कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अब वो कब होगा, जब आपकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से ज्यादा होगी। अभी गाइज हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने के लिए सपोज कीजिए कि बॉडी यहाँ पर था ए के पास, और उसकी इनिशियल पोजीशन ये, अब वो पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ आ गया, इनकी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ये, तो इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है। तो इस केस में क्या होगा कि ये ज्यादा, यानी कि ये, इसको मैंने 5 मान लिया, इसको मैं कम मानता हूं क्योंकि बॉडी इधर आ रहा है, तो फाइनली उसकी पोजीशन कम हो रही है।
अब 4 - 5 तो कितना आएगा, वैल्यू नेगेटिव आया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। कब, जब आपका इनिशियल ज्यादा हो फाइनल कम हो। ठीक है, अभी गाइस हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन पर भी डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट चॉइस ऑफ ओरिजिन, हम किस पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे किसको नहीं मानेंगे इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, आप किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान के डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट आपका सेम ही आएगी। ठीक है, तो अब इस चीज को समझते हैं कि ये क्या है। तो आप पहले स्टेटमेंट को समझिए कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है चॉइस ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान लीजिए और ओरिजिन मान के आप डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा तो डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड यानी जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी। इसका मतलब कि वो चॉइस ऑफ ओरिजिन हम पर डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे ओ ओरिजिन मैंने माना इसको और इसको ये ओरिजिन माना, और जो है ना ये 5 है, ये भी 5 तो 10 हो गया। मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा और स्ट्रेट लाइन पे मैंने 5, 10, 15, 20 इस तरह से डिस्प्लेसमेंट को दिखाया। ठीक है, और इसको ओरिजिन हम मानते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको ओरिजिन मानते हैं और एक बॉडी यहाँ पर है, कहाँ पर है, 15 पर है। वो मूव करके कहाँ चला गया, वो मूव करके चला गया बी के पास, आफ्टर सम टाइम्स 20 पर चला गया। तो पहले आप इसको भूल जाइए, इसके अनुसार देखिए, इसके अनुसार निकालिए डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, 0 से ये हो गया 15, यानी कि इनिशियल पोजीशन 15। अब फाइनल पोजीशन क्या हो गया, ये आपका ओ है, ओ से 20 यानी कि 20। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो आप फाइनल पोजीशन आपका था 20, इनिशियल था 15, तो 5 आ गया डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू इसको ओरिजिन मानेंगे तब। अब इसको भूल जाते हैं, ओरिजिन हम इसको लेकर चलते हैं। ठीक है ना, ओ डैश को लेकर चलते हैं। तो बॉडी यहाँ पर है, तो ये 5 से 15 कितना बीच में डिस्टेंस हो गया, 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 से 15 तो डिस्टेंस कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि ये 5 10, तो इनिशियल पोजीशन 10। अब देखिए इसका फाइनल पोजीशन पता कर लीजिए, तो 5 से 20, तो 5 5 5, तो 5 5 10 अब 5 15 हो गया, 10 और 15 हो गया। इनिशियल आपका 10, फाइनल आपका 15। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि 5 ही आ रहा है। तो इन पहले वाले केस में भी 5, यहाँ भी 5। तो हम कह सकते हैं कि मैंने भाई हम दो अलग अलग पॉइंट को ओरिजिन मान कर चले और डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करी, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारी जो वैल्यू आई उसकी वो सेम आई। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता है कि किस पॉइंट को आप ओरिजिन मानिएगा, किस पॉइंट को ओरिजिन नहीं मानिएगा। किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान के आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स वो ओरिजिन के चॉइस से फ्री होती है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के लेक्चर लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।